Hello everyone, a very warm welcome to all of you at Balaji Education Point. My name is Yashika टंडन. सो बेसिकली मैं आपकी साइंस टीचर हूँ. सो आज हम फिज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं. तो पंजाबी में बोलते हैं सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ. तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगी पीडीएफ्स के लिए आप सभी जितने भी आपको जो फाइल्स वगैरह चाहिए उसके लिए आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं. और ये आपकी डेमो वीडियो है, इस वीडियो को आप देखिए, आपको पता लगेगा कि इस कोर्स की क्वालिटी क्या है. राइट. तो इसके आगे सारी फिज़िक्स मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी. इसके लिए आपको 2 रूल्स याद रखने हैं. वो रूल नंबर 1, आपने पिछला जितना भी पढ़ा है आप उसको साइड पे रखिएगा. मैं आपको जो चीज़ें पढ़ाऊंगी सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं. एक एक बात जो भी हम यहाँ पर करेंगे वो सभी चीज़ें पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं. अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, रिकॉर्डिंग्स को वहीं पर स्टॉप कीजिए और सोचिए या रिकॉर्डिंग्स को दोबारा सुनिए. अगर आपने कभी साइंस नहीं पढ़ी है तो एटलीस्ट आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे. राइट. अब हम इसको प्रोसीड कैसे करेंगे, यानी कि हम फिज़िक्स को कंप्लीट कैसे करेंगे फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. सबसे पहले हम एक चैप्टर करेंगे. हर एक चैप्टर का एक बेसिक चैप्टर होगा. बेसिक चैप्टर में मैं आपको सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सिखाऊंगी. और एक होगा आपका एडवांस चैप्टर. राइट. एक होगा एडवांस चैप्टर. तो इस एडवांस चैप्टर में हम बात करेंगे उन एप्लीकेशंस की, उन क्वेश्चंस की जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं. बेसिक चैप्टर्स जो है आपको इस एप्लीकेशन चैप्टर तक लेकर जाएगा, आपको समझने में बहुत आसानी होगी. तो आपको दोनों को ही एक तरीके से बहुत अच्छे तरीके से देखना है. और जब तक आपको बेसिक चैप्टर समझ में नहीं आता है आपको एडवांस चैप्टर तक नहीं जाना है. राइट. तो चैप्टर्स जो होते हैं वो मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको करवाऊंगी. जो चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है पहले हम वो ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे कर बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो आपकी करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो आज का हमारा चैप्टर है जो मैं आपको करवाने वाली हूँ वो है आपका वेव एंड साउंड. राइट. तो ये हमारा पहला चैप्टर है. वेव मोशन के बारे में या आप कह लो वेव फॉर्म्स के बारे में ये आपका सारा चैप्टर है. और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. एग्ज़ाम्स में इनके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं. तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं कि वेव का मतलब क्या होता है. वेव का मतलब होता है एक तरंग, या हम इसको कह सकते हैं कि एक तरीके की डिस्टर्बेंस. जैसे आप यहाँ पर देखो, इस वेव की जो है हमें डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है. वेव कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. कहने का मतलब क्या है कि वेव को डिफाइन करने के लिए हम कह सकते हैं कि एक तरीके की डिस्टर्बेंस है. अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने जो है एक रोप ली है, एक रस्सी ली है. जब आप उसको क्या कहते हैं फोर्स से हिलाते हो तो वो एक आगे जो रस्सी है, रोप है, वो आगे की ओर हिलती है. राइट. तो एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है. इसी को हम बोलते हैं एक तरीके की वेव. अब वेव में आप आगे अगर डेफिनेशन देखोगे यहाँ पर लिखा गया है दैट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. मतलब क्या है, क्या ये मीडियम आगे जाता है? मीडियम का मतलब क्या है सबसे पहले वो समझो. मीडियम का मतलब है कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मटेरियल, उसको हम मीडियम बोलते हैं. अब इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम में आपको दिखाती हूँ. उस डायग्राम को आप देखिएगा, उस डायग्राम में आपको समझ में आएगा कि मेरे कहने का मतलब क्या है. जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ठीक है, इस डायग्राम में लेट मी जस्ट सेकेंड, मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएँ. जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये आप वेव फॉर्म्स को देख पा रहे हैं. राइट. इसमें मैंने आपको 2 तरीके की वेव फॉर्म्स दिखाई हैं. इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से कि एक स्प्रिंग को अगर आप फोर्स कर रहे हो तो ये जो आपकी पर्टिकुलरली स्प्रिंग है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक एनर्जी को लेकर जा रही है. इसी को हम एक तरीके से वेव फॉर्म्स का नाम देते हैं. राइट. तो ये आपका एक मीडियम का ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का, एक मीडियम से लेकर दूसरे मीडियम तक. अब यहीं पर एक और बात समझते हैं, ये डिस्टर्बेंस क्रिएट कैसे होती है. जैसे पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स इंटरेक्शन होता कैसे है. अब ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया, उस डायग्राम में आपने एक चीज़ देखी कि एक स्प्रिंग है,
राइट। इस स्प्रिंग को जब आप स्ट्रेच करते हो तो जो स्प्रिंग के पार्टिकल्स की इंट्रैक्शन होती है वो कुछ एक स्ट्रेट लाइन में हो रही है। दूसरी एग्जाम्पल में, ऊपर वाली एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिखाई थी, उस एग्जाम्पल में आपने देखा अगर आप इस स्प्रिंग को हिलाते हो तो ये जो स्प्रिंग होगी वो एक तरीके से इसके पार्टिकल्स जो होंगे वो ऊपर से लेकर नीचे तक इंटरेक्ट करेंगे, मतलब एक हिलेगी पूरी, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर जो पार्टिकल होता है इसमें जो एनर्जी होती है वो अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है। ये पार्टिकल जो होता है ये फर्दर अगले पार्टिकल को ट्रांसफ़र करता है। इस तरीके से आपकी जो वेव फॉर्म्स होती हैं वो बनती हैं, राइट। तो इसको हम कहते हैं कि पार्टिकल टू पार्टिकल इंट्रैक्शन होता है। यही आपकी वेव फॉर्म्स होती है। इसमें मीडियम कहीं नहीं जाता, मीडियम से जस्ट आपकी एक वेव निकलती है, फिर उसके बाद पार्टिकल से पार्टिकल का इंट्रैक्शन होता है और यहीं से आपकी डिस्टर्बेंस जो है आपकी क्रिएट हो जाती है। अब इसी को हम आगे समझते हैं। अब जो वेव्स होती हैं फिजिक्स में, इनको हम 3 तरीके से कैरेक्टराइज करते हैं, यानी कि 3 तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली होती है आपकी मैकेनिकल वेव्स, देन फर्दर आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देन मेटर वेव्स। ये 3 तरीके की वेव्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले इन 3 तरीके की वेव्स को समझने से पहले हम ये जानते हैं कि ये 3 तरीके की वेव्स में डिवाइड हुआ कैसे। इन 3 तरीके की वेव्स में डिवाइड करने के लिए इनको ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल मोशंस का बात किया गया। जैसे पिछली ही एग्जाम्पल में आपने देखा कि जो पार्टिकल्स मूव कर रहे थे, जब हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया तो वो एक स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, बट जैसे ही मैंने स्प्रिंग को एक फोर्स लगाई यहाँ पर और उसको ऊपर की ओर अप की ओर जो है एक तरीके से फोर्स लगाकर उसको इस तरीके से हिलाया, तो जो स्प्रिंग है वो ऊपर से नीचे जो है एक तरीके से आपकी हिलने लगी या इस तरीके से उसमें तरंग आने लग गई, राइट। इस तरीके से स्प्रिंग जो है आपकी वर्क होगी, है ना, राइट। तो ये इस तरीके से आपका मूवमेंट स्प्रिंग का होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है ओरिएंटेशन, अगर आप देखोगे वो पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि मोशन ऑफ अ पार्टिकल की इंट्रैक्शन के ऊपर या किस तरीके से आपकी डायरेक्शन जा रही है एनर्जी के, उसके बेसिस के ऊपर आपकी वेव फॉर्म्स को क्लासिफाइड किया गया है, राइट। एंड देन फर्दर अगर हम इसके बारे में और डिटेल जानें तो यहाँ पर आप देखो 3 तरीके की वेव्स को हम डिवाइड करते हैं। पहली वेव्स आती हैं मैकेनिकल वेव्स। दीज वेव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, तो इनको मैं सबसे पहले डिफाइन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होता है। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होती हैं जो कि प्रोड्यूस की जाती हैं किसी ना किसी मटेरियल के द्वारा। ये किसी मटेरियल के बिना जो है ये प्रोड्यूस नहीं हो सकती। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप बात करते हो साउंड के बारे में। साउंड विदाउट मटेरियल कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता। आपको कोई ना कोई चीज़ चाहिए ही होगी साउंड को क्रिएट करने के लिए। तो साउंड इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द मैकेनिकल वेव्स। बट बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। जो मैकेनिकल वेव्स होती हैं इनको फर्दर जो है क्लासिफाइड किया जाता है। फर्दर क्लासिफिकेशन जो होती है इनकी बेस्ड होती है 2 तरीके की वेव्स में। वन इज लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, राइट, एंड वन इज ट्रांसफर वेव्स। ये 2 तरीके की वेव्स होती हैं जिसमें इनको क्लासिफाइड किया जाता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर वेव्स में फ़र्क वही है जैसे कि आपने स्प्रिंग को जब स्ट्रेच किया था, जो पार्टिकल्स की जो मूवमेंट हो रही थी वो एक स्ट्रेट लाइन में हो रही थी। तो ऐसी वेव्स को हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। जब आपकी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट होती है वो अप एंड डाउन 2 और 4th पोजीशन में होती है, जैसे आपने स्प्रिंग को जो है ऊपर की फोर्स की ओर लगाया तो वो हिलने लग गई एकदम, तो उसकी जो पार्टिकल्स की मूवमेंट है अप एंड 4th पे हो रही थी। तो ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं ट्रांसफर वेव्स, राइट। अभी अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई थी वो कुछ इसी तरीके की तो एग्जाम्पल थी, जिसमें हमने देखो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हमने ये देखा था कि किस तरीके से ट्रांसफर वेव्स में ये तरीके का मूवमेंट आ रहा है। आप देख पा रहे हो इसमें स्प्रिंग किस तरीके से जा रही है और इसमें किस तरीके से पार्टिकल्स का मूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो ये स्प्रिंग जो है अगली स्प्रिंग को जो है आपकी एनर्जी दे रही है, फिर यहाँ पर एक कंप्रेशन आ रहा है, ये कंप्रेशन अगले पार्टिकल्स को एक तरीके से एनर्जी दे रहा है आगे लेकर जाने के लिए। इस तरीके से आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव में सिंगल लाइन में आपका जो है सीधा चलता है, राइट। तो इसी तरीके से हमने इस
पर्टिकुलर चीज़ को समझा कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। अब यहाँ पर आपको डेफिनेशन इसकी पता होनी चाहिए। कई बार आपको एग्जाम में सीधा डेफिनेशन दी जाती है और आपसे पूछा जाता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है या ट्रांसफर वेव्स। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं, आपकी वो वेव्स होती हैं इन विच, इनको हम कह सकते हैं इन विच पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मीडियम के, वो वाइब्रेट करते हैं इन सेम डायरेक्शन, इन द सेम डायरेक्शन। जैसे मैंने आपको अभी अभी एक डायग्राम दिखाया। ट्रांसफर वेव्स में हमने समझा कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं किसे, परपेंडिकुलर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, यानी कि आपकी जिस तरीके से आपका जो है जहाँ पर वेव प्रोपगेट कर रही है परपेंडिकुलर होके 2 और 4th पोजीशन में वो करते हैं। अब अगर यहाँ पर अगर हम एक और चीज़ देखें, यहाँ पर आप एक और चीज़ देख पा रहे हो कि किस तरीके से जब आपने डायग्राम देखा था तो कुछ हद तक जो है स्प्रिंग, जब लॉन्गिट्यूडनल वेव में कहीं पर ऐसे कंप्रेशन आता था और कहीं पर स्प्रिंग जो है इस तरीके से खुल जाती थी, फिर कंप्रेशन आता था इस तरीके का स्प्रिंग टाइट में, फिर उसके बाद स्प्रिंग जो है ऐसे खुलती थी, इस तरीके से आपका होता था। तो इस केस को भी समझ लो। इस केस को समझने के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसको समझते हैं कि ये कैसे जो है आपका वर्क होता था, राइट। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं एक बार इरेज कर लूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ओके, सो इसको समझते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो सबसे पहले जहाँ पर स्प्रिंग जो है कंप्रेस्ड होती है उसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। और जहाँ पर स्प्रिंग कंप्रेस नहीं हो रही थी वहाँ पर उसको बोला जाता है रेयर फ्रिक्शन, यानी कि वहाँ पर लेस डेंसिटी होती है। तो होता क्या है कि जब आपकी स्प्रिंग की कॉइल्स जो होती हैं वो क्लोजर आ जाती हैं तो उनको कंप्रेशन बोला जाता है, और उसके बाद जब आपकी थोड़ी सी दूर जाती हैं उनको हम रेयर फ्रिक्शन बोलते हैं। तो जो कंप्रेशन होता है इसमें जो पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होती है और ये पार्टिकल्स जो है आगे वाले पार्टिकल्स को एनर्जी देते हैं। इस तरीके से आपके पार्टिकल्स जो है वो मूव करते हैं सिंगल लाइन में, राइट। चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हमने ये दो तरीके की वेव्स को अच्छे तरीके से समझा, जिसमें आपने ट्रांसफर वेव्स को समझा, आपने लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को समझा। दिस इज अ गाइस, देखो ये कंप्रेशन है एंड दिस इज अ रेयरफेक्शन, राइट। आपको समझ में आ गया होगा अब तक। तो अब यहाँ पर और भी बहुत इंपॉर्टेंट बात जानने वाली है। अब इसमें हम जानते हैं टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। वो टर्मिनोलॉजीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से आप सुनिएगा। सबसे पहले आप समझिए कि वेव फॉर्म्स क्या होती हैं। वेव्स के मतलब में और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये अपर वाले पार्ट को आप बोलते हो क्रेस्ट। क्या बोलते हैं हम? क्रेस्ट। नीचे वाले पार्ट जो यहाँ पर है इसको हम बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो ये जो पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो कि ये आपकी वेव है, ये पूरा साइकिल कंप्लीट कर रही है, ठीक है। एक वेव फॉर्म है, ये एक वेव फॉर्म है। एक वेव फॉर्म, फर्स्ट वेव फॉर्म और सेकेंड वेव फॉर्म के बीच में ये जो बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, इसको आप बोलते हो वेवलेंथ। मैम तो इन वेव्स को हम क्या बोलेंगे? इन वेव्स को गाइज हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, राइट। फ्रीक्वेंसी इनको बोला जाता है। तो ये दो फ्रीक्वेंसी के बीच में अगर आप बोलोगे तो इसको हम बोलेंगे वेवलेंथ। ये वेवलेंथ को हम क्यों समझ रहे हैं? वेवलेंथ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं रिलेशन वाइज, तो दैट्स वाई मैं आपको समझा रही हूँ। धीरे धीरे कर हम इसकी टर्मिनोलॉजी समझेंगे। जब हम एडवांस लेक्चर में आएंगे तब हम इसका इंपॉर्टेंस जानेंगे कि मैं आपको क्यों समझा रही हूँ। तो यहाँ पर वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? वेवलेंथ इज द मिनिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव आफ्टर विच अ साउंड वेव जो होती है अपने आप को रिपीट करती हैं इटसेल्फ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आपको एकदम जो है क्लियर हो गया होगा। ये थी आपकी कौन सी वेव्स? मैकेनिकल वेव्स। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इनके बारे में समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मतलब क्या होता है। सबसे पहले समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनको कोई भी मीडियम, यानी कि नो मीडियम, इनके लिए कोई मीडियम जो होता है हमें रिक्वायर्ड नहीं होता है,
राइट तो ये इसी तरीके से जो है जैसे कि मतलब इनके लिए कोई हमें मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैकेनिकल वेव में मीडियम रिक्वायर्ड होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मीडियम जो है रिक्वायर्ड नहीं होता। मैम इसकी एग्जांपल दो, एग्जांपल आप ले लो। मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, राइट, इन वेव्स के लिए आप जो है बीच में कोई ऐसा मीडियम आपको रिक्वायर्ड नहीं है मैग्नेटिक के लिए। ओके, देन हमारे पास आती है मैटर वेव्स। दीज वेव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए आपको थोड़ा सा केमिस्ट्री में जाना होगा और अब मैं आपको केमिस्ट्री में लेकर जा रही हूँ ताकि आपको ये जो है आपकी मैटर वेव्स जो है वो समझ में आ सके, राइट। तो सबसे पहले समझो कि मैटर का मतलब क्या होता है। देखो दुनिया में जितना भी मैटर है, मैटर चीज़ें कहते हैं, ये आपका बना है एटम से। किससे बना है? एटम से। तो एटम्स जो होते हैं उनका कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सर्कुलर तरीके का एटम होता है, बीच में एक छोटा सा आपका होता है, इसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। अब एटम्स के ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे और भी पार्टिकल्स होते हैं। एक को बोला जाता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, जो प्रोटॉन्स होते हैं ना ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं, और जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूट्रल चार्ज होते हैं, इनमें कोई चार्ज नहीं होता। न्यूक्लियस में ना आपके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स, ठीक है, और न्यूट्रॉन्स, ये दोनों रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये बाहर वाली शेल में आपके रिवॉल्व अराउंड कर रहे थे। यहाँ पे बहुत सारे शेल्स होते हैं, ये आप केमिस्ट्री में जाकर पढ़ोगे, इतनी डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे। तो ये सारे रिवॉल्व अराउंड कर रहे होते हैं, राइट। तो क्या होता है कि अब देखो पॉजिटिव चार्ज जो है आपके नेगेटिव चार्ज को खींच रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी एक वेव्स क्रिएट हो रही है। तो द वेव्स, ठीक है, विच वेव्स एसोसिएटेड, आप कह सकते हो एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स, जैसे कि लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एक्सेट्रा, ये जो वेव्स क्रिएट होते हैं इनके मूविंग पार्टिकल, ऐसी वेव्स को हम बोलते हैं मैटर वेव्स। आई होप आपको ये पार्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा, राइट। इसी को हम बोलते हैं क्या? मैटर वेव्स। अब इसी को हम अच्छे तरीके से हमने समझा, एक हमने समझा मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और मैटर वेव्स। देन फर्दर मैंने अभी अभी आपको वेवलेंथ के बारे में भी समझाया कि वेवलेंथ क्या होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सो अभी तक हमने जो है आपकी वेवलेंथ समझी, अब हम फ्रीक्वेंसी के बारे में बात कर रहे थे। तो जैसे कि आपके सामने ये देखिए वेव फॉर्म है, ट्रांसफर वेव्स में आप यहाँ पर देखिए, राइट, हमारे पास ये वेव फॉर्म है, इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है हमने वेवलेंथ समझा। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये वेव फॉर्म जो है एक साइकिल आपका कंप्लीट करती है, इस पूरे साइकिल को हम बोल रहे हैं कि ये एक साइकिल हमारा कंप्लीट हुआ है एक वेव फॉर्म का, राइट। दिस वन इज़ अ फुल साइकिल। एक सेकेंड में जितने ये वेव फॉर्म के साइकिल कंप्लीट होते हैं उनको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि हाउ, मतलब द नंबर ऑफ आपकी कंप्लीट वेव्स ऑस्किलेशन प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। अब मैं आपको ये सारी चीज़ें जो है वो क्यों बता रही हूँ। सबसे पहले आप एक बात समझिए कि जो फ्रीक्वेंसी होती है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं जो एग्ज़ाम में आपसे पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो फीमेल की वॉइस होती है वो एक तरीके से शार्प क्यों होती है एज़ कम्पेयर टू द मेन। आपसे पूछ लिया जाएगा कि फ्रीक्वेंसी से क्या होता है, वेवलेंथ से जो है वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशन होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी आप सिर्फ मुझसे पहले ये समझिए छोटी मोटी टर्म्स, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर कर मैं आपको इनकी एप्लीकेशंस भी सिखाती जाऊंगी। जैसे अब हम नेक्स्ट स्लाइड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट करने वाले हैं, ये आपकी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फ्रीक्वेंसी की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ये आपकी डिटरमाइन करती है पिच ऑफ द साउंड, कि कितनी पिच रहेगी। अब यहाँ पर देखो आपके सामने एक डायग्राम शो हो रहा है आपको यहाँ पर, इसमें देखिएगा
कि ये जो फ्रीक्वेंसी है ये काफ़ी लो फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म्स है, ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी मीडियम फ्रीक्वेंसी है और ये काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप नंबर ऑफ सेकेंड में इसको काउंट कर पाओ तो ये सिर्फ अभी दो या तीन वेव फॉर्म्स जो हैं इसमें कंप्लीट हो रही हैं। 2 वेव फॉर्म्स इसमें कंप्लीट हो रही हैं, इसमें 3 हो रही हैं। इसमें आप देखो नंबर ऑफ वेव फॉर्म्स जो हैं वो 6 हैं पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये हाई फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म्स हैं। तो इसी को हम फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं कि कितनी वेव फॉर्म्स जो हैं वो 1 सेकेंड में कंप्लीट हो पा रही है। ठीक है, अब यहीं पर वो कहता है कि अगर सपोज करो कि किसी की फ्रीक्वेंसी की जो वाइब्रेशन है वो हायर होती है तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो पिच होती है वो वॉइस की वो काफ़ी हायर होती है। इसी के मुकाबले अगर हम एक फीमेल के बारे में बात करते हैं, हमारी जो वॉइस होती है ये काफ़ी हायर पिच की होती है, यानी कि शार्पर होती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी की होती है। दैट्स वाई जो हमारी जो वॉइस होती है वो काफ़ी मधुर होती है एज़ कम्पेयर टू द मेन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेन के मुकाबले जो है फीमेल की जो वॉइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा जो है सॉफ्ट क्यों होती है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पिच और शार्पनेस के बारे में। पिच का मतलब क्या होता है, ये आपने अभी अभी देखा कि ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो आपको एक रिलेशनशिप याद रखना है, हायर द पिच, ठीक है, पिच तब हायर होगी जब फ्रीक्वेंसी हायर होगी, यानी कि हायर द फ्रीक्वेंसी हायर विल बी द पिच, लोअर द फ्रीक्वेंसी लोअर विल बी द पिच। अब आप मुझे ये बताइए कि जो मेंस की फ्रीक्वेंसी होती है वॉइस की वो लोअर होती है हाई होती है एज कंपेयर टू द वुमेन? जी लोअर होती है। क्यों? क्योंकि उनकी वॉइस की जो पिच होती है आप देख पा रहे हो वो लोअर होती है एज कंपेयर टू द वुमेन। दैट्स वाई वुमेन्स की वॉइस जो है वो काफ़ी सॉफ्टनेस पे आती है। ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, राइट। अब यहीं पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड जो हम सुनते हैं वो 20 वाइब्रेशंस पर सेकेंड का सुनते हैं। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है ना, इसका आपका यूनिट आपको याद रखना है। SI यूनिट इसका हर्ट्स होता है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, राइट, और इसको HZ से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो पर सेकेंड में 20 वाइब्रेशन एटलीस्ट होनी चाहिए, तब जाकर हमें सुनाई देगा। तो ह्यूमन ईयर्स के लिए जो मिनिमम होती है वो आपकी होती है 20 हर्ट्स। अब इसके आगे भी बहुत सारी एप्लीकेशन आनी है, धीरे धीरे कर वो एप्लीकेशन जो है मैं आपको समझाते जाऊंगी। अब इसी के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है। अभी अभी आपने देखा कि ये सारी वेव फॉर्म्स, मैंने आपको फ्रीक्वेंसी समझाई, राइट, मैंने आपको वेवलेंथ समझाई। अब मैं आपको समझाने वाली हूँ एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है। आप देख पा रहे हो कि ये फॉर्म की एक लेंथ है, ये वेव फॉर्म की एक लेंथ है, इस पर्टिकुलर चीज़ को हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, द मैक्सिमम, ये जितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है डिस्टेंस एक तरीके का मीन पोजीशन से, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में फ़र्क समझिए। ये देखिए, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, राइट। ए से लेकर बी पॉइंट तक ये हमारा एक टोटल डिस्टेंस है जो मैंने कवर अप किया, ठीक है। ये ए मेरा यहाँ पर घर है और ये मेरा बी यहाँ पर मेरा जो है आपका ऑफिस है। ए से लेकर बी तक जो है 5 किलोमीटर मैंने कवर अप किया। अब बी से लेकर ए तक दोबारा मैंने ट्रेवल किया तो मैंने 2 किलोमीटर कवर अप किया। इसको अगर मैं डिस्टेंस के बारे में बात करूंगी तो मैंने डिस्टेंस कवर अप किया 7 किलोमीटर। अब सपोज करो कि मुझे इसमें डिस्प्लेसमेंट बतानी है कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन। अब देखो मेरी ओरिजिनल पोजीशन यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, फाइनल पोजीशन में कहाँ पर हूँ, मैं अभी भी यहीं पर हूँ। क्यों? क्योंकि मैं वापस आ गई बी से, तो यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। अब सपोज करो कि ए से लेकर मैं सी तक गई और यहीं पर रुक गई, तो यहाँ पर मेरी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, ए से लेकर सी तक। ये ओरिजिनल पोजीशन है, ये मेरी फाइनल पोजीशन है। इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप जानोगे जब मैं आपको चैप्टर्स करवाऊंगी। तो यहीं पर ये आपकी वेव फॉर्म की एम्पलीट्यूड होती है। अब आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि एम्पलीट्यूड जो होती है ये हमें बताता है कि कितनी वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव इज सेम एज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, कि कितना वाइब्रेशन जो है उसमें हो रहा है। अभी धीरे धीरे कर आपको इसकी एप्लीकेशंस में करवाऊंगी जिसमें आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएंगे। आज के लेसन में जो भी मैंने आपसे बात की वो मैंने आपसे बात की कि वेव्स क्या होती है, राइट,
हमने ये जाना कि जो वेव्स होती हैं ये आपको 3 तरीके से हमने कैटेगराइज की। एक हमने की मैकेनिकल वेव्स, एक हमने बात की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक हमने बात की मैटर वेव्स, जिसमें मैंने आपको मैकेनिकल वेव्स के बारे में बताया कि हमें मटेरियल जो है वो रिक्वायर्ड होता है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बताया कि जिसमें हमें कोई मीडियम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होता है। एंड देन हमने मैटर वेव्स के बारे में बात की, जिसमें हमने जाना कि प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो उनमें वेव फॉर्म्स होती हैं, इनको हम बोलते हैं मैटर वेव्स, राइट। एंड देन फर्दर हमने जो आपकी मटेरियल वेव्स होती हैं उनको फिर क्लासिफाइड किया, जिसमें हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं एंड ट्रांसफर वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपने मुझसे क्या समझा? आपने मुझसे सिंपल सी बात ये समझी कि जो मीडियम होता है आपका, मतलब वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का, वो एक स्ट्रेट लाइन, एक अलोंग द लाइन में होता है, और ट्रांसफर वेव्स में आपका पैरेलल होता है, जिसका मतलब ये है कि पार्टिकल्स अप एंड फोर्थ पोजीशन पे मूव कर रहे होते हैं, राइट। देन हमने 2 टर्म्स समझी। टर्म्स हमने क्या क्या समझी कि ये हमारी वेव फॉर्म्स हैं, राइट। ये ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? हम इसको क्रेस्ट बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं ट्रफ, ओके। देन हमने ये भी समझा कि ये वाली जो आपकी अपर, ये जो लेंथ है, इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इन 2 वेव फॉर्म्स के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और उसके बाद हमने ये भी समझा कि ये वेव फॉर्म आपका एक कंप्लीट साइकिल है। जितनी वेव फॉर्म्स आपकी क्रिएट हो रही हैं 1 सेकेंड में, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। हमने ये भी समझा कि जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका पिच के साथ क्या रिलेशनशिप होता है, कि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी। दैट्स वाई जो आपकी वुमेन्स होती हैं उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा सॉफ्टनेस पे आती है, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ये आपकी, मैंने आपको समरी दी जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें समझी। तो ये आपका था वेव्स का चैप्टर, जो थोड़ा बहुत आपको इसके इम्पॉर्टेंस पॉइंट्स पता होने चाहिए थे। इन द नेक्स्ट पर्टिकुलर लेसन मैं आपको सिखाऊंगी कि इसके एप्लीकेशंस, यानी कि इनके ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या चीज़ें इनके ऊपर हमें पढ़नी है, और कौन कौन से रिलेशंस हमने समझने हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे, आपको हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए, डू लेट मी नो, आप मुझे मेल ID पे बता सकते हैं, राइट। यशिका टंडन 19। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।